जो पेपर 2 बनेगा आपका, ये पेपर 1 था मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ा देखा। एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका पेपर 2 बनता है, तो पेपर 2 बनेगा, इसको आप कहते हो जीएटी। जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बोला कि अगर हम जीएटी की तैयारी करते हैं तो जीएटी में हमारे पास 3 सेक्शन आ जाते हैं। तो पहला जो सेक्शन आता है वो आता है आपकी इंग्लिश, दूसरा जो सेक्शन आता है वो आता है आपका साइंस, और तीसरा जो सेक्शन आएगा वो आएगा आपका सोशल। यानी इंग्लिश, साइंस और सोशल, ये 3 आपके सेक्शन बनते हैं। इन जीएटी में आप जब चलेंगे तो आपको 150 क्वेश्चंस वो मिलते हैं, 150 क्वेश्चंस। और 150 क्वेश्चंस में एक जो क्वेश्चन होगा आपका ये 4 मार्क्स का होगा, यानी कि आपकी जो जीएटी आएगी वो 600 मार्क्स की आएगी। तो 600 मार्क्स का मतलब ये हो गया कि 50 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ मिलेंगे, तो ये आपको 150 मार्क्स का यहाँ भी होगा। 50 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे तो 200 मार्क्स का, नॉट 150, 200 मार्क्स का आपका ये होगा, 200 मार्क्स का आपका ये होगा। 50 क्वेश्चन आपको यहाँ आएंगे तो 200 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। अब इसमें ये जो हमारे पास 3 सेक्शन हैं जीएटी, इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है इंग्लिश, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें जो आपका पेपर है वो 60 और 40 के पार्ट में डिवाइड होता है। 60% वोकैबुलरीज होती हैं और 40% ग्रामर होती है। अगर हम बात करेंगे इंग्लिश की, तो अगर हम एनडीए के एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें इंग्लिश की, तो हमने कहा 50 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। अब 50 क्वेश्चन का जो टर्म है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। कौन कौन सा? ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, और दूसरा हिस्सा हो जाता है वोकैबुलरी। आप पिछले 3 साल के एग्जाम को जरा एनालिसिस करते हो ना, तो पिछले 3 साल के एग्जाम का जो एनालिसिस है वो ये बोलता है कि 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके जो हैं वो यहाँ से पूछा जा रहा है, और 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ये पिछले 3 साल का पैटर्न चल रहा है। कोविड के पहले से हम अगर उठा के रखें तो 3 साल का ये पैटर्न चल रहा है कि आपका ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन 20 मार्क्स की और वोकैबुलरी 30 मार्क्स की एनडीए के अंदर पूछी जा रही है। अब अगर हम थोड़ा और एनालिसिस करें इसको और इस बात को समझें, तो ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में आपको जो सेक्शन मिलेंगे वो मिलेंगे स्पॉटिंग एरर्स, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और पैरा जंबलिंग। अब जरा आप पिछले 2 साल का पैटर्न देखो, 2-3 साल का, तो 20 क्वेश्चन में स्पॉटिंग एरर, इसके 10 क्वेश्चन फिक्स हैं जो आने हैं। शुरू के 10 क्वेश्चन यही होंगे, ठीक। फिलर्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहां से क्वेश्चन बाय चांस है कि 5 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे कभी कभी।
लेकिन पैरा जंबलिंग से 5 to 10 क्वेश्चन पूछता है। अब पैरा जंबलिंग से अगर 5 to 10 क्वेश्चन पूछेगा तो ये 5 क्वेश्चन के 2 हिस्से बता देगा। पहला हिस्सा होता है वर्ड अरेंजमेंट और दूसरा होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। अब वर्ड अरेंजमेंट में क्या होता है कि केवल आपको PQRS करना होता है। सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या है कि पहला और छठा फिक्स है, उसके बाद आपको PQRS करना होता है। ठीक है, ये आप ना ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो तरीका ये होता है पढ़ने पढ़ाने का। वोकैबुलरीज में क्या आती हैं? वोकैबुलरीज में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज और प्रोवर्ब्स। अब अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एंटोनिम और सिनोनिम यहां से 20 क्वेश्चन आपके आने, 10 क्वेश्चन तो आने। फिर आप बात करते हैं स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेज प्रोवर्ब्स, इन तीनों को मिला के 10 क्वेश्चन आने हैं। या तो केवल ईडियम से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर 5 क्वेश्चन वन वर्ड से, 5 क्वेश्चन ईडियम से, 5 क्वेश्चन स्पेलिंग से, तीनों को मिला के आए। तो आप देखो कि 20 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं और 30 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। 50 क्वेश्चन का जो है ये प्रॉपर वे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज चूंकि इस बैच नया बैच है, ये इस बैच का पहला दिन, और धीरे धीरे जैसे जो पुराने बच्चे हम लोगों के हैं उन पुराने बच्चों को टेस्ट बैच में डाल दिया। सर अभी क्या है, जो पीछे वाली क्लास है उसमें वो टेस्ट बैच चल रहा है। तो पुराने बच्चों को पेपर देना है 16 तारीख को, आपको भी देना, ठीक है। लेकिन बेटा आप लेट आए, या अब जो बच्चे आए हैं वो लेट आए हैं, तो उनसे हम इतना कहेंगे कि देखो आपको हम टेस्ट सीरीज दे देंगे। आपको हमने बोला है कि जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं उसको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पुरानी क्लासेस का बैकअप मिल जाएगा। लेकिन आप अपनी ये 1 महीना बर्बाद करके आप सीधे तैयारी करें किसकी, अब तैयारी करें आप अप्रैल वाले सेशन, सॉरी सितंबर वाले सेशन के लिए। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। और फ़ायदा आपका इसलिए रहेगा क्योंकि आपको जो भी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे आपकी शॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें इस कहानी की, तो इस कहानी में हम जरा आज जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपका हम जनरल इंग्लिश, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश का क्राइटेरिया क्या होता है, इंग्लिश पढ़ा कैसे जाता है, आज हम वहाँ से बात करते हैं। ठीक है, और सब लोग नोट्स बनाते रहेंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक है, देखो हम बोलें इंग्लिश, तो सिलेबस अलग अलग एग्जाम का अलग अलग हो सकता है। किसी में 50 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी में 100 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी में 25 क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जो मोड है पढ़ने का, जो सिलेबस का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हर एग्जाम में एक जैसा है। बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं कोई चेंज नहीं होता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हम सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हमको एक चीज बताइए कि इंग्लिश है क्या, सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है। तो क्या आंसर आ सकता है, सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है। तो नो डाउट हम इस चीज को जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब सवाल ये उठता है कि चलो हमने मान लिया कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे ऐसा क्या फर्क पड़ेगा कि हम ये मान लेंगे कि नहीं हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा, हमारी क्रिएटिविटी बदल जाएगी। तो देखो होता क्या है कि अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में हमेशा क्या होता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है, यानी ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसमें केवल फैक्ट होते हैं, तथ्य होता है। आप मैथमेटिक्स ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, सब में फैक्ट है।
आपको एक फार्मूला बताया गया है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको याद करना है, सब में फैक्ट है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज हमेशा सेंसुअल डिस्क्रिप्शन होता है। सेंसुअल डिस्क्रिप्शन। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और सेंसुअल डिस्क्रिप्शन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में चीजें लिमिटेड होती हैं, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस नहीं आते, और सेंसुअल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, चीजें जो होती हैं आपकी वो अनलिमिटेड होती हैं, अलग अलग सिचुएशन में वो बदल जाती हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से मिले और आपने उसको मिलके बोला क्या आदमी है, तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। फिर आप व्यक्ति से मिले, आप बोला क्या आदमी है, तो क्या आदमी है और क्या आदमी है, क्या इन दोनों में टोन बदलने से सेम वर्ड होने के बावजूद भी मीनिंग में चेंज नहीं हुई? मीनिंग में चेंज हुई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज में चीजें क्या होती हैं, सेंसुअल होती हैं। अब अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, तो हम किस किस टॉपिक को हम कवर करने की सोचते हैं। तो हम सबसे पहले सोचें कि जो आज की क्लास होगी वो ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन के सभी हिस्सों में काम आएगी। ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन यानी कि आप कुछ भी पढ़ लें, वो स्पॉटिंग एरर, फिलर, क्लोज टेस्ट सब में काम आएगा। तो ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में काम आएगा, तो नो डाउट हम यहाँ पे थोड़ा सा और कंडीशन लेके चलते हैं, और जो टारगेट होगा वो आपका, वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जब स्टार्ट करते हैं तो हमने एक सबसे सिंपल सी बात आपसे पूछी, एक चीज बताओ, किसी भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, ये नोट करते रहना हमारे साथ। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बताओ? कोई भाषा कहां से शुरू होती है? किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेटर। लेटर यानी कि वर्ण। अब लेटर की बात करते हो तो लेटर, आप इंग्लिश में लेटर की बात करेंगे तो कितने लेटर हैं भाई? 26। अब 26 लेटर आपका बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये तो हमारे में नहीं आता। आप देखो, आप अगर क्वेश्चन टारगेट करते हो स्पॉटिंग एरर, तो एरर क्या है? गलती। गलती है क्या? गलती का मतलब ये हो गया कि नाउन के प्लेस पर एडजेक्टिव आ गया, वर्ब के प्लेस पर नाउन आ गए। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जितने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जितने सेंटेंस के पार्ट्स हैं, उनका प्रॉपर प्लेस पोजीशन क्या है, प्लस उनकी पहचान कैसे है। अगर आपने इतना सीखा तो ग्रामर वाले सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये हम सारे बच्चों से कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने बेसिक, अच्छा बेसिक का मतलब वो नहीं जो आप एकेडमिक के अंदर पढ़ते हो, ताते ती रहा है चुका है, वो बेसिक नहीं। कंपटीशन का बेसिक बिल्कुल डिफरेंट होता है एकेडमिक के बेसिक से, ठीक है। तो हमने कहा लेटर यानी वर्ड, कितने वर्ण होते हैं? 26। इसमें जो पहला हिस्सा होता है वो होता है आपका वॉवेल। वॉवेल बेसिकली वो लेटर होते हैं जिनके अंदर सेल्फ साउंड होता है, खुद का साउंड होता है। तो इंग्लिश के अंदर अगर हम वॉवेल लेंगे तो हमारे पास 5 वॉवेल है। दे आर ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 वॉवेल है। इसके अलावा अगला होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को आप व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट की आप बात करें तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए? आप इस 26 में से ये 5 हटा देंगे तो 21 आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। और लास्ट होता है आपका हाफ वॉवेल। ये नोट जरूर करेंगे, हाफ वॉवेल। हाफ वॉवेल क्या होता है? लेटर जिसमें 2 साउंड होते हैं। तो हाफ वॉवेल में आपको 3 लेटर मिलते हैं, W, X और Y। अब W में आप देखेंगे तो A और U का साउंड होगा, X में A और Z का साउंड आता है, और Y में A और E का साउंड आता है। इसलिए आप इनको क्या कहते हैं? हाफ वॉवेल कहते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल समझो कि आपने एक लैंग्वेज की सबसे स्मॉल यूनिट स्टार्ट की, लेटर। लेटर के 3 हिस्से हुए, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और हाफ वॉवेल, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट है? नोट कर रहे? नोट जरूर कर लेंगे जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी।
ठीक है, और जो ऑफलाइन चल रहे हैं वो भी। क्योंकि देखो अगर आप नोट नहीं करोगे तो फिर चीज़ें आप भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके फायदे की चीज़ें नहीं हैं। तो नोट जरूर करें। ठीक है, किसी को दिक्कत भी आ रही है तो एक बार जरूर से मैसेज कर देगा या पूछ लेगा। ठीक है भाई, चलिए आइए। अब हुआ क्या कि हम थोड़ा यहाँ से और सोचें, तो हमने जब लेटर को पढ़ा तो इन्हीं लेटर को आप जब इकट्ठा करते हैं तो प्रॉपर वे में क्या बनता है, वर्ड। वर्ड को क्या बोला गया है, शब्द। तो वर्ड होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ लेटर विद मीनिंगफुल सेंस, यानी हम वर्णमाला में या हम वर्णों का समूह जिसकी मीनिंग होती है। अब जरा वर्ड को समझो, तो आप समझो कि अगर हमने कुछ ग्रुप ऑफ लेटर किया ECOM, ये वर्ड है क्या, इसको आप वर्ड बोल सकते हैं? आंसर है नहीं। क्योंकि इसको वर्ड क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है। तो समझो हम इस तरीके से किसी भी अरेंजमेंट को वर्ड नहीं बोल सकते। हाँ, अगर हम इसको एक सेंसफुल केस में रखें और हमने बोल दिया क्रम, तो क्या ये वर्ड है क्या? आंसर है हाँ, ये वर्ड है। तो इसका मतलब वर्ड वो होता है जो ग्रुप ऑफ लेटर तो होने के साथ साथ क्या होता है, मीनिंगफुल सेंस भी कैरी करता है। मीनिंगफुल सेंस नहीं तो वर्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सेंटेंस। नेक्स्ट होता है सेंटेंस। अब अगर आप सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में क्या होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड विद मीनिंगफुल सेंस, जो कि स्ट्रक्चर फॉलो करे, जो मीनिंग फॉलो करे, उसको ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक, तो आप समझें कि सेंटेंस में अगर हम बोलें, अगर सपोज हमने इस तरीके से सेंटेंस लिखा, कमिंग इज राम टुडे, क्या आप इसको सेंटेंस मान सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, ये किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो अप नहीं करता। हाँ, हो सकता है कि जो कहना चाह रहा है वो हम समझ जाएं या समझते हों, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हिंदुस्तानी इंग्लिश भावनाओं में बोलते हैं, समझ के नहीं बोलते। हम ऐसे इंग्लिश बोल देते हैं जिसको सुनकर अंग्रेजों को अपनी अंग्रेजी पर डाउट होता है कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझेंगे, ठीक है, कि जो आपका लेटर होता है, सॉरी, जो आपके सेंटेंसेस होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर फॉलो जरूर होना चाहिए। अब अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो उसको समझो कि इसको इस तरीके से लिख के, अगर हम इस तरीके से लिखें कि इज राम कमिंग टुडे, तो क्या ये सेंटेंस है? तो आंसर है कि ये सेंटेंस है, क्योंकि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। या अगर हम ये बोलें कि राम इज कमिंग टुडे, क्या ये सेंटेंस है? तो आंसर है बिल्कुल ये सेंटेंस है, क्योंकि यहां भी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। इसका मतलब हम इस बात को क्लियर कर दें कि सेंटेंस होने का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, और अगर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका सेंटेंस प्रॉपर वे में सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। बस समझ रहे? ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग इम्प्रोवाइज होते रहेंगे, चलते रहेंगे, समझते रहेंगे। अब चलो, तो ये क्लियर हो गया कि देखो हमने वर्ड बना लिया, सेंटेंस बना लिया। अब सवाल ये उठता है कि जो भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो सेंटेंसेस को बनाने में प्रॉब्लम क्या थी? हमने कहा जो आपको एरर के क्वेश्चन करने हैं या फिगर के क्वेश्चन करने हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जो हम एरर
फाइंड आउट कर रहे हैं, उस एरर में एक दिक्कत क्या आएगी कि जो सेंटेंस के पार्ट हैं उनकी प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं होगी। अगर उनकी प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सेंटेंस आपके एरर में काउंट किए जाए। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, जरा इस चीज को समझो। ये नोट कर लिया? सारे बच्चे नोट करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो बच्चे भी हैं सारे बच्चे नोट करेंगे? भूपेंद्र, सनोज, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे। अब जब आपको सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इसको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। स्पीच यानी जो हम बोलते हैं, भाई हम जो सेंटेंस लिखते हैं वो बोलते भी तो हैं, तो इसका मतलब हम जो चीज लिखते हैं या बोलते हैं उसका एक, उसमें ना कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। उन हिस्सों की इंफॉर्मेशन, उन हिस्सों का प्रॉपर कंडीशन क्या कहलाती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानी जाती है। अब अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको क्या मिलता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको मिलेगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और इंटरजेक्शन। ये आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आ गया, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद क्या आना चाहिए? आना चाहिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप 3 स्ट्रक्चर के सेंटेंस बनाते हैं, एसवीओ, वीएसओ और ओवीएस। इन 3 स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कुछ सेंटेंस टाइप्स की बात करते हैं। वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं वो आपको समझने हैं। तो वाक्यों के प्रकार की अगर आप बात करें तो आपका पहला स्ट्रक्चर होता है आपका सिंपल स्ट्रक्चर, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, imperative, optative, और एक्सक्लेमेटरी। ये आपके पास 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब समझो कि हमारा सिलेबस क्या है। हम एरर वाले क्वेश्चन करते हैं, फिलर वाले क्वेश्चन करते हैं, या हम इधर उधर की चीजें जो हम ग्रामर वाले क्वेश्चन नहीं कर पाते, हम लोग बेसिकली क्या पढ़ाते हैं? ये वाला हिस्सा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। मोस्टली किताबों के अंदर यही लिखा हुआ है। लेकिन बालक, आप कंपटीशन के क्वेश्चन तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ जोड़कर 3 तरीके के स्ट्रक्चर के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना ना सिखाया जाए। इस पूरी अवस्था को हम लोग पार्सिंग मोड कहते हैं। पार्सिंग इंग्लिश लैंग्वेज में वो कह सकते हैं कि तरीका है जिस तरीके से हम
स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं और ये कंप्लीट करते हैं, कंफर्म करते हैं कि एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में ना आए, फिलर के क्वेश्चन में ना आए, यानी ग्रामर के क्वेश्चन में दिक्कत ना आए, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट क्यों ना हो, चाहे वो सेंटेंस अरेंजमेंट का ही पार्ट क्यों ना हो। लेकिन उसके लिए हमको इन तीनों को एक साथ मिला के पढ़ना होता है और इस पूरी अवस्था को हम पार्सिंग अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि आपका एसवीओ सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को जोड़कर पार्ट्स ऑफ स्पीच तक आपको पहुंचाएगा। ठीक है, यानी ये जो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं ग्रामर की, इसमें आपको ऐसी ग्रामर मिलेगी जो कंप्लीट टेक्निकल ग्रामर होगी, साइंटिफिक ग्रामर होगी। ऐसी कोई ग्रामर नहीं मिलेगी जो रूल बेस्ड ग्रामर होगी, जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि अगर किताबों के अंदर लिखा हुआ ही आता तो मेरे बच्चे आज हर कोई जो है एग्जाम पास कर लेता। लेकिन किताबों के अंदर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसका मतलब चीजें जो है धीरे धीरे हमें कनेक्ट करनी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, लिख लिया आपने? सारे बच्चे नोट कर लें। हो गया? ठीक है, इसको नोट जरूर करते हैं। हालांकि ये तो रिकॉर्ड होके आपको ऐप पर मिल जाएगा, चैनल पर मिल जाएगा, इसका इशू नहीं है, लेकिन आप सामने से नोट करते हैं ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए आगे समझे बेटा। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हो एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और बहुत सारे रास्ते यहाँ से खुलने शुरू हो जाएंगे। अब आपको लगेगा कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो मैं जानता था, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे पता था, मैंने देखा था, ये वाली कहानी भी शुरू हो जाएगी। ठीक, समझें। अगर हम पहले स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट, ये पहला हिस्सा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, या इसको आप डूअर कहते हैं। तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। अच्छा, सब्जेक्ट वो नहीं होता है जो पहले लिखा जाता है, सब्जेक्ट वो होता है जो मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब को करता है। तो अगर आप सब्जेक्ट की बात करें या डूअर की बात करें, तो जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको आप दो तरीके से एक सेंटेंस में पाते हैं। या तो आपका सब्जेक्ट नाउन होगा, या फिर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। या तो नाउन का स्ट्रक्चर बनेगा या प्रोनाउन का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में आते हैं। अब ये नाउन या प्रोनाउन दोनों एज अ सब्जेक्ट या तो सिंगुलर बनते हैं
या फिर प्लूरल बनते हैं। बात समझ रहे हो? यानी ये नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर या तो सिंगुलर बनते हैं या प्लूरल बनते हैं। और इनको आप जब वर्ब के साथ जोड़ते हो तो वर्ब की कंडीशन भी या तो सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। इस दोनों के अटैचमेंट को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कहाँ? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हर वो कंडीशन जहाँ पे नाउन प्रोनाउन वर्ब के साथ जुड़ती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। हम जब स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत से बच्चों को ना बेसिक नॉलेज नहीं है, बहुत से बच्चों को बेसिक चीज़ें ही क्लियर नहीं है। तो जब कोर्स आगे बढ़ता है तो उनको ना वो फंडामेंटल चीज़ें जो उनको आनी चाहिए, जिनके बिहाफ पे उनकी तैयारी होनी है, वो फंडामेंटल चीज़ें उनको आती ही नहीं है। उनको लगता है कि यार सब तो आसानी चल रहा है। तो आप इस चीज़ को समझें कि जो फंडामेंटल आपके कोर्सेज होते हैं वो फंडामेंटल कोर्सेज आपको यहाँ पे अगली 2-3 क्लासेस के अंदर हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोग मेन स्ट्रीम के क्वेश्चन कराएं, जब हम लोग मेन सिलेबस में बढ़ें, तो आपको ये दिक्कत ना आए कि भाई मुझको तो हो ही नहीं रहा, मैं कैसे करूं। ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लिया। हेलो, थोड़ा क्लास में आना जी। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए जरा क्लियर करें। हमने कहा कि सब्जेक्ट के रूप में पहला केस किसके साथ बनेगा? नाउन के साथ। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम नाउन के ऊपर कुछ बात कर लें, बेसिक की बात करेंगे, नाउन के डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, नाउन क्या है? नाउन तो बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ाई गई कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या ये डेफिनेशन हमारे काम की है क्या? नहीं, क्योंकि जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है तुमको पता ही नहीं चलता कि ये पर्सन, प्लेस और थिंग है क्या, ये कौन सी कहानी है। ठीक है, तो आप समझें कि जब आप नाउन की बात करते हैं तो इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि यू हैव टू ब्रेक द वर्ड नो प्लस अन, नो प्लस अन। अब देखो, अन का मतलब होता है नॉट और नो का मतलब भी होता है नॉट। अकॉर्डिंग टू मैथ्स 2 माइनस हमेशा क्या होते हैं? प्लस होते हैं। जहां कुछ भी नहीं नहीं है वो सब नाउन है। हमने कहा कुछ भी नहीं नहीं है, इसका मतलब सब कुछ हाँ है। तो नाउन हुआ क्या फिर? नाउन क्या हुआ बोलो? नाउन का मतलब हो गया कि जब कुछ भी नहीं मतलब सब कुछ ना हो गया। भाई हमने कहा तुमको कुछ भी मना नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे सब कुछ फ्री है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हो रहा है, समझो भाई, देखो क्लियर सी बात है, अगर किसी से बोला गया कि तुम बेईमान नहीं हो, इसका मतलब तुम ईमानदार तो हो ना भाई। तो नहीं नहीं है इसका मतलब नहीं नहीं है मतलब हाँ है। तो नाउन हुआ क्या? हमने कहा फिर एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। ब्रह्मांड का कोई भी नाम ले लीजिए आप, वो एक नाउन है। एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। ब्रह्मांड का कोई भी नाम एक नाउन। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अब अगर आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की, तो यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमने कहा कि जब आप एसवीओ स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके बारे में कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए ना कि ये कहां सिंगुलर है कहां प्लूरल है। क्यों? तो अब अगर आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की, तो जो पहला नाउन आता है वो आता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, अब समझो जरा, प्रॉपर वर्ड का मतलब ही होता है ओन, अपना, खुद का या सेल्फ। इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा तो कहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि नाउन ऑफ
नॉन अल्टरनेटिव पर्सन प्लेस या थिंग, यानी अब जो नाउन आएगा वो नॉन अल्टरनेटिव पर्सन प्लेस थिंग, गैर विकल्पीय व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए आएगा। नॉन अल्टरनेटिव पर्सन प्लेस थिंग, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, समझो इस चीज में। अगर आप नॉन अल्टरनेटिव पर्सन प्लेस और थिंग की बात कीजिए, मान लीजिए आपका नाम सपोज दैट शार्दुल है, पक्की बात, शार्दुल नाम से एक इंडियन क्रिकेट टीम में बॉलर भी है, फास्ट बॉलर शार्दुल ठाकुर। तो हमने कहा कि शार्दुल की आज बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, वहां तो आप तो नहीं थे ना, लेकिन हमने कहा शार्दुल ने क्लास में अच्छे क्वेश्चन लगाए थे, वहां पे कौन था? बॉलर तो नहीं था, आप थे। इसका मतलब एक ऐसा नाम जिसका दूसरा विकल्प ना हो, उस जैसे नाम बहुतों के हो सकते हैं, लेकिन हम जब बात करें तो हमारे माइंड में एक ही फिगर बनता है, उसको आप क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो प्रॉपर नाउन की कंडीशन, शार्दुल हो गए, राहुल हो गया, दिल्ली हो गया, सनोज हो गए, ये सारी के सारी क्या हैं आपके? प्रॉपर। बस समझे? अब केस ये बोलता है कि एज सब्जेक्ट अ प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर। तो सब्जेक्ट के तौर पर प्रॉपर नाउन हमेशा क्या है? सिंगुलर। बात क्लियर हो रही है? हम अभी आएंगे जब वर्ब वाला हिस्सा समझाएंगे तब इसके क्वेश्चंस भी लगवाएंगे, लेकिन अभी हमने पहले बोला कि अगर सब्जेक्ट के तौर पर देखोगे तो प्रॉपर नाउन सिंगुलर है कहीं भी। ठीक, हाँ, कुछ केसेस में प्रॉपर नाउन प्लूरल बनता है, तो वो कब बनता है? जब वो कॉमन नाउन जैसा बिहेवियर होता है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी इनिशिएशन है, प्रारंभ है, तो प्रारंभ में ये कहना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है बेटा? सिंगुलर होता है। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे। हो गया भाई? ठीक है, चलिए आगे बात करें। प्रॉपर नाउन के बाद अगला जो नाउन है कॉमन नाउन। अच्छा, पता है ना कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब क्या होता है? आम, जनरल। बोलते ना कॉमन मैन, आम आदमी, किसी को इज्जत ही नहीं, कॉमन सेंस, आम समझदारी। तो कॉमन मतलब क्या हुआ? जनरल, आम। अच्छा, आम मतलब मैंगो नहीं, जनरल। ठीक, तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन है नाउन दैट has a shape, can be counted, has alternatives।
ये 3 क्वालिटी रखें आप। जिस नाउन की कोई आकृति होती है, पहली कंडीशन। जिस नाउन को आप गिन सकते हैं, और जिस नाउन के दूसरे भी विकल्प होते हैं वो हमेशा क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। जैसे आप समझें कि आप सारे लोग पेन से लिखते हैं। सोचें, क्या पेन का कोई शेप है? भाई पेन का शेप है कि नहीं है? क्या पेन को गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन गिन सकते हैं ना? क्या पेन जो जैसा पेन हमारे पास है उस तरीके का या उससे मिलता जुलता या दूसरे पेन भी किसी और के पास हैं? जी। इसका मतलब पेन के साथ ये तीनों क्वालिटी कैरी हो रही है। पेन कौन सा नाउन है बेटा? कॉमन नाउन। ठीक है। डॉक्टर, सिटी, स्टूडेंट, फैन, चेयर, बहुत सारे जो आपको समझ में आता चले। ऑल द नाउन्स आर कॉमन नाउन। ठीक। अब यहां पर एक छोटा सा आप नोट समझें कि एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हम लोग की मेन क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट से एग्रीमेंट। भाई नाउन क्या होता है, प्रॉपर, कॉमन, ये तो आप बचपन से पढ़ते चले जा रहे हो ना। तो जो बचपन से पढ़ते चले वहां टाइम पास करने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो एज सब्जेक्ट a common noun is used in singular and plural form both। कि सब्जेक्ट के तौर पर एक कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है यूज और प्लूरल भी होता है यूज। आप समझो इस चीज को कि हमने मैक्सिमम लोगों को ये देखा है कि वो कंफ्यूज रहते हैं। भाई कंफ्यूज नहीं होना है, पहले तो आप समझो कि सब्जेक्ट के तौर पर आपका जो कंडीशन है वो सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों तरीके से यूज होती है। बात समझ रहे? ठीक है। इसका मतलब कि जब हम कॉमन नाउन को लेकर आएंगे एज ए सब्जेक्ट, जब हम वर्ब वाला पार्ट करेंगे जहां से जोड़ेंगे उसको एग्रीमेंट के लिए, तो वहां पर हम कॉमन नाउन के इस कैरेक्टर के साथ ही आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट? नोट कर लिया? हो गया? आगे बात करें भाई। अगला पॉइंट है मटीरियल नाउन। अब आप जब मटीरियल नाउन को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इस मटीरियल वर्ड को जरा ब्रेक कर लो। तो मटीरियल वर्ड को ब्रेक करते हो
तो ये आपको वर्ड मिलता है मैटर, आई हमेशा वाई हो जाएगा प्लस एल हो जाएगा। तो मटेरियल में मैटर जो होता है धातु, मैटर 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब समझो कि हमने कहा मटेरियल नाउन। अच्छा, जो चीज सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाई जाएगी वो तो काउंटेबल होगी नहीं, उसका शेप भी नहीं होगा। तो मटेरियल नाउन जो है वो है क्या? कि noun that is found in metric unit, जो नाउन मेट्रिक यूनिट के अंदर पाया जाता है, यानी कि मापित इकाइयां होती हैं, किलो हो गया, लीटर हो गया, ग्राम हो गया, उसको आप मेट्रिक यूनिट में रखते हैं। हैज नो शेप, जिसकी कोई आकृति होती ही नहीं है, ठीक है। और जब आकृति नहीं होगी तो कांट बी काउंटेड, इसकी गिनती संभव नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जिस नाउन को मेट्रिक यूनिट में पाते हैं, जिसका कोई शेप नहीं, जिसको गिन नहीं सकते, वो आपका क्या होता है? वो आपका मटेरियल नाउन। अब अगर हम मटेरियल नाउन के साथ जाएं तो हमारे पास कौन कौन से वर्ड मिल सकते हैं? गोल्ड, देख लो मटेरियल नाउन है। वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन, सारे मटेरियल नाउन है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट समझो, अच्छा हमने कहा थोड़ा सा कुछ और चेंज करते हैं। गोल्ड और गोल्ड रिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? या फिर देखिए, तो हम क्या कह रहे थे कि देखो, अगर हमने बोला कि गोल्ड रिंग, या हमने बोला कि आपका जो है कि मिल्क पैकेट, तो जरा एक चीज क्लियर करो, गोल्ड रिंग यानी गोल्ड और गोल्ड रिंग, मिल्क और मिल्क पैकेट, इसके पहले क्या चल रहा था? कौन सा चल रहा था? इसके पहले क्या चल रहा था? नोट 3 था।